दोस्तों इंसान जब से वजूद में आया है तब से वो सिर्फ एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। कभी पत्थर, कभी हथियार, तो कभी तोपें। हालांकि हाल के दिनों में दुनिया भर की सेनाओं ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए बहुत ज्यादा विनाशकारी सामान को विकसित किया है। टैंक, उड़ाने वाले सामान से लेकर 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली मिसाइल तक पेश है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं द्वारा बनाए गए सबसे अविश्वसनीय मिसाइल्स और आर्टिलरी सिस्टम, जिनसे सभी दुश्मनों की सेना थर थर कांपती है। FGM-148 जैवलिन। दोस्तों लगभग 4 फीट लंबाई और 22 किलो वजन के साथ FGM-148 जैवलिन सच में एक भारी भरकम बंदूक है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी हाथ से पकड़े जाने पर हथियार को इतनी भारी क्यों बनाया गया है, तो सुनिए। ये जैवलिन कंधों पर रखे जाने वाले उन पुराने हथियारों जैसा नहीं है, बल्कि एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। रेथियन और लॉकहीड मार्टिन द्वारा अमेरिकी सेना के लिए डिजाइन किया गया ये बैड बॉय पहली बार 1996 में सर्विस में आया था। जैवलिन अपने टारगेट पर फिक्स होने के लिए इंफ्रारेड गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए उनके हीट सिग्नेचर को ट्रैक करता है। बस इसी की वजह से इसको दागो और भूल जाओ, ये वाली मिसाइल सिस्टम के रूप में मशहूर है। मतलब कि ऑपरेटर इसे शूट करके बेफिक्र होकर छिपने की जगह ढूंढ सकते हैं, जबकि ये मिसाइल अपने टारगेट पर फिक्स रहेगी भाई। एक एंटी टैंक मिसाइल होने के साथ साथ जेवलिन को फील्ड पर निहायती तेजी से काम करने की जरूरत होती है, और ये देखते हुए कि ये लॉन्चर 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से 1.5 मील से ज्यादा दूरी तक एक जेवलिन मिसाइल दाग सकता है, तो बॉस ये इस टेस्ट में शानदार तरीके से पास होता है। और इतना ही नहीं भैया, ये जेवलिन टैंकों का नामो निशान मिटाने के लिए एक टॉप अटैक फ्लाइट प्रोफाइल का भी इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल को 490 फीट की ऊंचाई तक भेजती है, जिससे ये ऊपर से टैंक पर उस जगह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जहां उनका कवच सबसे कमजोर होता है। दोस्तों अपने सबसे मोटे लेवल पर एक टैंक का कवच 13 इंच तक मोटा हो सकता है, लेकिन जब इसकी विस्फोट की ताकत को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये अनुमान लगाया गया है कि ये जेवलिन के 8.6 किलो के वॉर हेड का विस्फोट करते हुए पेनिट्रेट करने की क्षमता 30 इंच तक रखती है। चाहे सामने कुछ भी हो, अपनी जुबान पर ताला लगाए रखना, समझे। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इस खतरनाक हथियार की कीमत काफी महंगी है। कुल मिलाकर जेवलिन की कीमत लगभग $1,78,000 पर यूनिट बताई गई है, लेकिन इस चीज की जबरदस्त क्षमताओं को देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छी खासी सौदेबाजी है। डोंगफेंग 41। भैया अगर आपको वो जेवलिन भारी लग रहा था तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं देखा है। पेश है डोंगफेंग 41, जिसे आमतौर पर DF-41 के नाम से जाना जाता है। चीन में विकसित इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या IBM का वजन 88 टन है, और भाई ये 72 फीट लंबी है। मतलब कि इसका साइज एक एडल्ट स्पर्म व्हेल जितना है। अपने दिमाग पर जोर मत डालो और सुनो। IBM एक ऐसी मिसाइल है जिसे मिनिमम 3,400 मील की दूरी के साथ दुनिया भर में लॉन्च किया जा सकता है। कुल मिलाकर DF-41 की रेंज लगभग 8,100 मील है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक वॉर करने वाले हथियारों में से एक बनाती है। आसान भाषा में कहूँ तो ये बॉस शंघाई और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। मतलब भैया DF-41 बहुत बड़ा होने के साथ साथ पूरी दुनिया भर में घूम भी सकता है, लेकिन असल में इस चीज के अंदर है क्या, बताता हूँ। खैर, जब इसकी असली जानकारी एकदम क्लासिफाइड है वो, तो इसलिए ज्यादा नहीं। ऐसा माना जाता है कि इसमें 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल या MIRV शामिल है। ये एक प्रकार की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें कई परमाणु हथियार मौजूद होते हैं बॉस, जिनमें से हर एक को स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगहों पर टारगेट किया जा सकता है। तो DF-41 की कुल मिलाकर कहानी यह है कि ये मिसाइल दुनिया भर में 10 स्वतंत्र रूप से लक्षित परमाणु हथियार गिराने की क्षमता रखती है। और इस हथियार की पोटेंशियल पावर को देखते हुए आप नहीं चाहेंगे कि इनमें से एक आपके शहर पर गिरे, है ना। चीनी सेना के एनालिस्ट शी याओज ने दावा किया कि एक DF-41 पलक झपकते ही न्यूयॉर्क जैसे मेगा शहरों पर धावा बोलकर उन्हें चुटकियों में पूरी तरह तबाह कर सकती है। अरे यार, मतलब वहां एक व्हेल के साइज जितनी एक मिसाइल है जो पूरी दुनिया की यात्रा करके बड़े बड़े शहरों पर दावत कर सकती है। क्या आप अब भी अपना बैकपैक करके मार्स पर जाने की सोच रहे हैं? हाँ। हवासोंग 17। जी हाँ, अब चीन को एक तरफ रखते हुए उसके कुख्यात पड़ोसी उत्तर कोरिया की तरफ चलते हैं, जो अपने सुप्रीम नेता किम जोंग उन की वंशवादी तानाशाही के लिए जाना जाता है। लेकिन इनके अलावा ये देश अपने सैन्य जुनून के लिए भी कुख्यात हो चुका है। भैया अकेले 2022 में उत्तर कोरिया ने कम से कम 95 मिसाइलें लॉन्च की थी। इसकी एवरेज को देखें तो बॉस हर 4 दिन में एक मिसाइल। और अमेरिकी विदेश विभाग की वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड आर्म्स ट्रांसफर्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने 2019 में डिफेंस पर लगभग $4 बिलियन खर्च किया। मतलब भैया अपनी GDP का चौंका देने वाला 26%। इन लोगों को सच में अपने हथियार की ज्यादा तादाद पसंद है, लेकिन फिर भी वहाँ एक खास हथियार है जो बाकियों से ज्यादा पसंद किया जाता है, द हाओसोंग 17। ये मिसाइल उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली हथियार का खिताब अपने नाम करती है। ये एक ICBM है जिसकी पहली बार अक्टूबर 2020 में स्वागत किया गया। ये 85 फीट लंबी और माना जाता है कि इसका वजन 165 टन है, जो इसे शक्तिशाली DF-41 से दोगुना भारी बनाता है। हालांकि इस मिसाइल की सटीक क्षमताओं की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जापानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हथियार की रेंज DF-41 से ज्यादा हो सकती है, जो आश्चर्यजनक रूप से 9,300 मील पहुंच सकती है। अगर इससे डर नहीं लग रहा तो सुनिए। कहते हैं कि इस मिसाइल में 3 या 4 MIRV ले जाने की क्षमता है, जिससे ये ICBM एक साथ में लोकेशंस पर हमला कर सकती है। उत्तर कोरिया के इस हाओसोंग 17 की क्षमताओं के बारे में अभी खास जानकारी नहीं है, क्योंकि इसे एक ऐसे देश द्वारा विकसित किया जा रहा है जो खुद किसी सीक्रेसी में छिपा रहता है। लेकिन कोई भी मिसाइल जिसका वजन 165 टन है और जो 10,000 मील के करीब यात्रा कर सकता है, उसे दुनिया की सबसे अविश्वसनीय मिसाइल की लिस्ट में जोड़ने के लिए मेरा वोट मिलना तो तय है भाई।
एक्स्ट्रा मार्क 1। जैसा कि हमने DF-41 और हवासोंग 17 के मामले में देखा, आधुनिक मिसाइल तकनीक बहुत ही धांसू है भाई, लेकिन इससे और भी अधिक फाड़ू बनाने का तरीका क्या हो सकता है? जी हाँ, इसे एक विमान से लॉन्च तक किया जाना बस। और जनाब एक्स्ट्रा मार्क 1 बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाने वाली ऐसी मिसाइल है जिसका लक्ष्य दुश्मन के विमानों को नेस्तनाबूद कर देना होता है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2017 में इस एक्स्ट्रा मार्क 1 का अनावरण किया था। कुल मिलाकर इस अविश्वसनीय रचना, जिसकी यूनिट $9 लाख से ज्यादा है, ये 12 फीट लंबी है और इसका वजन 154 किलो है, जो इसे गतिशील बनाने में बाधा डाले बिना विमान पर ले जाने के लिए काफी हल्का बनाती है। लेकिन इसके छोटे आकार के बावजूद आपको इस मिसाइल को हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई। 68 मील तक की फायरिंग रेंज के साथ एक्स्ट्रा मार्क 1 दूर दूर तक हवाई लक्ष्यों को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल भी करती है, एक ऐसा गाइडेंस सिस्टम जो मिसाइल में एक रडार ट्रांसमीटर पर निर्भर करती है, जो लक्ष्य की ओर एक सिग्नल जारी करता है। मिसाइल पर रिसीवर द्वारा पता लगाए जाने से पहले ये सिग्नल लक्ष्य से टकरा जाता है, जिससे ये दुश्मन के विमान को ट्रैक करने की अनुमति देता है। और अगर हवा में उड़ते समय इनमें से किसी एक द्वारा ट्रैक किया जाना काफी नहीं था। सुनिए, यह एक्स्ट्रा मार्क 1 मॉक 4.5 की गति से यात्रा करने में सक्षम है, जो कि 3500 मील प्रति घंटे के करीब हुआ भाई। और इसकी एक और धांसू चीज बताता हूँ, इस मिसाइल में 15 किलो तक का हाई विस्फोटक हथियार मौजूद होता है। तो जनाब ये डरावना उड़ता तीर जिससे भी टकराएगा उसके पूरी तरह से तबाह होने की उम्मीद की जा सकती है। मैं अब कभी भी कहीं भी फ्लाइट में जाने की गलती नहीं करूंगा। शिवेरर गुस्ताव। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुष्ट हथियार ऐसी चीज नहीं जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेनाओं ने हाल ही में खोजा हो। इनफैक्ट अब तक के बनाए गए सबसे भारी आर्टिलरी पीस को खोजने के लिए आपको 1937 में वापस जाना होगा, माने लगभग 100 साल पहले, क्योंकि इसी समय जर्मन निर्माता क्रप ने शिवेरर गुस्ताव नाम की 155 फुट लंबी एक ऐसी किलिंग मशीन तैयार की। आपको यकीन नहीं होगा, पर उसका वजन सच में 1490 टन था भाई। यह आसान शब्दों में कहूं तो बॉस, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वजन से 6 गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर इस मशीन पर जर्मनी का 7 मिलियन राइक्समार्क खर्च हुआ, जो आज लगभग $30 मिलियन के बराबर हुआ। लेकिन यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। शिवेरर गुस्ताव इतना बड़ा था कि कभी कभार गलती से इसे पहाड़ समझ लेने के अलावा युद्ध के मैदान तक इसे पहुंचाने के लिए इसे तोड़कर 25 रेलवे वैगन्स पर ले जाना पड़ता था। यह सवाल है, इतने बड़े हथियार की जरूरत पड़ी क्यों और किसे? खैर, जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध नजदीक आता गया तो जर्मनी ने फ्रांसीसी मैग्नो लाइन को नष्ट करके फ्रांस पर आक्रमण करने की ठान ली, जो उस वक्त का सबसे मजबूत किला था भाई। और शिवेरर गुस्ताव इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे परफेक्ट उम्मीदवार लग रहे थे। लेकिन बॉस, ये बिग बॉय 1942 तक पूरा नहीं हुआ था और उस समय जर्मनी ने पहले उस फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। इसलिए इस विशाल गुस्ताव को पूर्वी मोर्चे पर क्रीमिया ले जाया गया और यहीं पर सेविस्तोपोल की घेराबंदी में भयानक तोपखाने का आखिरकार परीक्षण किया गया। कुल मिलाकर इस बंदूक को तैयार करने में 4000 लोगों को लगभग 5 हफ्ते लग गए, लेकिन आखिरकार जून 1942 तक शिवेरर गुस्ताव धावा बोलने के लिए तैयार था। इस तोपोल शहर के लिए बुरी खबर थी। मेटल के इस मॉन्स्टर के पास 2 प्रकार के भयावह शेल थे, इसने पूरे शहर को प्रभावित कर दिया। सबसे पहले 60 टन कंक्रीट भेदी जाने वाली, जो हवा में 24 मील तक उड़ सकते थे। बताया गया कि ऐसा एक गोला है, एक रूसी अंडरग्राउंड गोला बारूद के भंडार को नष्ट करते हुए जमीन में 100 फीट नीचे तक घुस गया था। इसके साथ ही तोपखाना हवा में लगभग 30 मील तक 681 किलो के ज्यादा विस्फोट से भरे हुए 5 टन गोले भी छोड़ सकता था। हालांकि इस मेगा मशीन ने सेवस्तोपोल को टुकड़ों में उड़ा दिया, लेकिन मित्र राष्ट्रों द्वारा इसकी जब्ती को रोकने के लिए जर्मनों ने कुछ साल बाद खुद ही शिवेरर गुस्ताव को नष्ट कर दिया। क्या कोई इंसान मेरी तरह अपनी खुशकिस्मती का शुक्रिया अदा कर रहा है? इस नाइटमेयर से उनके टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे क्या? हाँ, पेरिस गन। दोस्तों, ये सुनने में जितना भी आश्चर्यजनक लगे, लेकिन यहाँ मोबाइल तोपखाना का एक टुकड़ा है जो बड़े साइज के मामले में शिवेरर गुस्ताव को टक्कर देने के बहुत ही करीब आता है। अजी, माना कि पहली नजर में एक आधे अधूरे पुल के जैसा लग सकता है, लेकिन जनाब जो आप देख रहे हैं ना, वो असल में पेरिस गन है। ये एक लंबी दूरी की घेराबंदी का हथियार है जिसका इस्तेमाल 1918 में पहले युद्ध के अंत में किया गया था। कुल मिलाकर ये विशाल तोप 110 फीट से ज्यादा लंबी थी, जिसकी बैरल की लंबाई 70 फीट के आसपास थी। सीधे कहूं तो बहुत अकेले बैरल की लंबाई ही एक आम स्कूल के बस्ते दोगुनी थी। ऐसे नाम के बावजूद फ्रांस को इस बंदूक का मालिक होने का सम्मान नहीं मिला, बल्कि ये एक जर्मन हथियार था। असल में पेरिस गन को इसका ये निकनेम तब मिला जब जर्मनों ने इसका इस्तेमाल पेरिस शहर पर बमबारी करने के लिए किया। तोपखाने का गोला 3 फीट लंबा गोला था, जो मोटे स्टील से बना हुआ था। मामले को और ज्यादा डरावना बनाने के लिए इसके हर एक गोले में लगभग 15 पाउंड TNT भरा हुआ था, जो कि दुर्घटनाग्रस्त होने पर ही फट जाता था। जब बंदूक को पहली बार तैनात किया गया था तो पेरिस वासियों का मानना था कि उन पर एक हाई एल्टीट्यूड वाले जेपलिन विमान द्वारा बमबारी की जा रही थी, क्योंकि ना तो विमान और ना ही बंदूक की आवाज सुनाई दे रही थी। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गोले क्रेपी से आ रहे थे, वो स्थान जहां ये पेरिस गन मौजूद थी। माने पेरिस से लगभग 80 मील दूर नॉर्थ में कुल मिलाकर लगभग 350 गोले दागे गए और उनसे निहायती गंभीर नरसंहार हुआ। हालांकि 1918 में जब जर्मनी हार गया तो मित्र राष्ट्रों के साथ हाथ लगाने से रोकने के लिए इस बंदूक को नष्ट कर दिया गया। वो कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटनी पड़ेगी, समझे? छर्रे का खेल। दोस्तों, पेरिस गन के आविष्कार से 130 साल पहले शानदार तोपखाने का एक और कमाल का पीस बनाया गया था, या सीधे सीधे कहूं तो तोपखाने वाला गोला बारूद। हेनरी श्रेनपोल, जो एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट थे, वही 1784 में छर्रे के खोल को तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। तोपखाने का एक ऐसा गोला बारूद था जिसकी केसिंग का अंदरूनी हिस्सा अलग अलग गोलियों से भरा हुआ था। जब फायर किया जाता तो शेल के अंदर एक टाइम्ड फ्यूज्ड
एक एक्सप्लोजिव चार्ज को इग्नाइट करता, जिससे केस हवा में फट जाता। इसके साथ ही धातु की गोलियां बाहर आती, जिससे घातक छर्रे एक ऐसा तीर बनाते जो दुश्मन की ओर उतरता। पहले विश्व युद्ध के दौरान इस ब्रिटिश गोले की ही तरह ही छर्रे के गोले खुले में सैनिकों के खिलाफ दागे गए, क्योंकि ये टुकड़े एक चौड़े क्षेत्र को कवर कर सकते थे, जिससे बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हो सकते थे। गनर ने गोली का फ्यूज टाइम तय कर लिया ताकि वो दुश्मन तक पहुंचने से लगभग 450 फीट पहले ही जमीन की ओर वापस झुकते समय फट जाए। एक प्रशिक्षित बंदूक टीम हर मिनट 20 छर्रे के गोले दाग सकती थी और प्रत्येक गोले में लगभग 300 लेड के छर्रे होते थे, जिसके चलते दुश्मन पर हर मिनट 6000 व्यक्ति छर्रे के गोले के छिड़के जाते। माना कि छर्रों की ये बरसात बेलगाम लहरों की तरह डरावनी थी, लेकिन ज्यादा देर तक इनका दबदबा नहीं चला। इन आतंक के प्रभाव को कम करने के लिए नए हथियार और रणनीतियां तुरंत तैयार की गई और इन्हें आखिरकार ज्यादा विस्फोटक शेल्स के साथ पक्ष में चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया। मुझे कहना होगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर से पैर तक तेज छर्रों से छलनी हो गए लोग। हाँ जी, इसे कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने से कहीं बेहतर है। आपके मुताबिक कौन सा ज्यादा बुरा है? छर्रे के लिए लाइक बटन दबाएं, एक्सप्लोसिव के लिए सब्सक्राइब दबाएं। सब कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। S550। तो चलिए चीजों को अब 21वीं सदी में वापस लेकर आते हैं और इस एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ऐसा करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, जिसका विकास 2021 में रूस में पूरा हुआ था। भैया ये S550 ऐसी एयर डिफेंस मिसाइल है जो एक अंतरिक्ष यान को भी उड़ाने में सक्षम है और कहते हैं कि इसकी अधिकतम ऊंचाई हजारों मील है। चूंकि ये मिसाइल अभी भी अपने टेस्टिंग फेज में है, इसलिए इसकी पूरी क्षमताओं के बारे में खास जानकारी नहीं है। हालांकि इसके पिछले भाई S500 को देखकर हम इस नए नवेले की संभावित शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली S500 एक रक्षात्मक मिसाइल की निहायती फाड़ू वर्जन है। ये चीज ICBM को रोक भी सकती है और नष्ट कर सकती है। इसके अलावा ये 370 मील दूर तक की मिसाइलों को रोककर उड़ा भी सकती है और ये मैक 5 से भी ज्यादा, मतलब 3800 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की स्पीड से यात्रा करने वाले हवाई टारगेट को तबाह कर सकता है। सीधे कहूं तो आप इस चीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। अब ये देखते हुए कि S550 S500 का ज्यादा खास वर्जन के रूप में बनाया गया है। संभावना है कि चमकदार नया खिलौना अपने पूर्वज की तुलना में और ज्यादा दूरी पर तेज मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम होगा। ये कहना सुरक्षित रहेगा कि ICBM के अब पसीने छूटने वाले हैं भाई। आर्चर आर्टिलरी सिस्टम। स्वीडन का रहने वाला आर्चर आर्टिलरी सिस्टम दिखने में जितना धांसू है उतना ही असल में घातक भी है। आज स्वीडिश सेना के पास ऐसे 26 आर्चर्स हैं जिन्हें पहली बार 1995 में BAE सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि यह आपके हथियारों की ताकत लिस्ट को बढ़ा देता है। इस आर्चर, जिसकी प्रति यूनिट लगभग लागत है $4.5 मिलियन, उसको हाई स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन और टैक्टिकल गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। तो इससे मदद मिलती है कि सिस्टम की पूरी तरह से ऑटोमेटिक 155 मिलीमीटर की गन, होवित्जर और हथियार स्टेशन 6x6 की ऐसी चेस पर लगे होते हैं जो कि 56 मील प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ सकते हैं बॉस। लेकिन आर्चर की सुपर स्पीड यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये गन सिस्टम हर मिनट में 8 राउंड फायर करती है, जो इसे अपने कैलिबर की सबसे तेज फायरिंग आर्टिलरी सिस्टम बनाती है। अगर ये काफी नहीं पड़ रहा तो सुन लीजिए, लास्ट गोली दागे जाने के सिर्फ 20 सेकंड के बाद ही ये तोफखाना प्रणाली फिर से चालू हो जाती है। इसके अलावा होवित्जर को M982 एक्सकैलिबर राउंड के साथ भी लोड किया जा सकता है, जिससे इस बंदूक को 31 मील एक्सकैलिबर राउंड के साथ भी लोड किया जा सकता है, जिससे इस बंदूक को 31 मील की विशाल रेंज मिलती है। एक्सकैलिबर के गोले को GPS गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पूर्व प्रोग्राम किए गए लक्ष्य की ओर बीच उड़ान में भी सही किया जा सकता है, जिससे आर्चर लंबी दूरी पर लक्ष्य को सटीक रूप से हिट करने की अनुमति देता है। क्या ऐसा कुछ है जो ये सिस्टम नहीं कर सकता? खैर, क्योंकि ये स्वीडिश है तो जनाब ये भी आई क्या जैसे ही धमाल होगा, है ना। M142 हाइमार्स। अटलांटिक के पार अमेरिका में लॉकहीड मार्टिन ने 1990 के दशक में अंत में अपनी खुद की अद्भुत आर्टिलरी सिस्टम को विकसित करना शुरू कर दिया। तो पेश है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे 1142 हाइमार्स के नाम से भी जाना जाता है। $4 मिलियन के इस आर्टिलरी सिस्टम में एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर शामिल है जो 5 टन ट्रक के चेसिस पर लगाया जाता है। सुनने में मस्त लगता है, लेकिन असल में इसे क्या चीज शानदार बनाती है बताइए। सुनिए, हाइमार्स में सिर्फ एक ही पॉड है जो 2 अलग अलग मिसाइल कॉन्फ़िगरेशन को फिट करने में सक्षम है। 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसे GMLRS के रूप में जाना जाता है, और एक आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS। दोस्तों, इन GMLRS रॉकेट की एक विस्तारित सीमा होती है जो 93 मील दूर तक के लक्ष्य को मार गिराती है। फिर भी इतनी दूरी के बावजूद ये रॉकेट अपने GPS आधारित गाइडेंस सिस्टम के बदौलत अपने लक्ष्य पर सटीकता से वार कर सकते हैं। दूसरी ओर ATMACMS 13 फीट लंबी 2 टन की एक मेगा मिसाइल है। फिर भी अपने विशाल आकार के साथ ही इस चीज को लगभग 190 मील तक लॉन्च किया जा सकता है, मतलब कि GMLRS के 2 गुने से भी ज्यादा। GMLRS की तरह ही ATACMS प्रणाली भी GPS से लैस है, जो इसे सटीक रूप से वहां हमला करने की अनुमति देती है जहां जरूरत हो। क्या किलर कॉम्बो है यार।
एंटी टैंक मिसाइल। हालांकि सभी आर्टिलरी सिस्टम ने इसे प्रोडक्शन लाइन से बाहर नहीं किया है। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट डिजाइन कंपनी दाहिर इंसाट द्वारा कंसीव किए गए इस मनमोहक सैन्य कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। बस आइटम 1 के रूप में जाने वाले इन अजीब दिखने वाले डिवाइसेस को ऊपर से उड़ते हुए एक कार्गो विमान द्वारा युद्ध के मैदान में गिराया जाता है। बीच हवा में एक पैराशूट खोला जाता है जिससे ये डिवाइस सुरक्षित रूप से जमीन पर लैंड होते हैं और यहीं पर चीजें गर्म होने लगती हैं। डिवाइसेस के उतरने के बाद वे घास जैसी स्क्रीन को खुद को छुपा लेते हैं जिससे वो सराउंडिंग में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन चीजों को किससे छुपने की जरूरत है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये उपकरण असल में एंटी टैंक आर्टिलरी सिस्टम है। इसलिए जब कोई संदिग्ध टैंक के पास आता है तो निगरानी करने वाले ड्रोन द्वारा प्रत्येक प्रणाली को एक्टिव कर दिया जाता है। इस पॉइंट पर डिवाइस एक्टिव होकर दुश्मन के टैंकों पर हर सेकंड में एक एंटी टैंक मिसाइल बरसाता है जिसमें एक डबल एंड आर्म एक साथ अपने हथियारों को फायर करने और फिर से लोड करने में सक्षम होता है। एक कॉन्सेप्ट डिजाइन होने के नाते इस गोला बारूद की फायरिंग रेट या फोर्स के बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आप कभी उस चीज के रडार में आना चाहेंगे? पर दोस्तों, भले ही जितना भी कूल लगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फ्लॉलेस बिल्कुल नहीं है। आधुनिक समय के युद्धों में लगने वाले धन और योजना की मात्रा के साथ इस बात की कोई संभावना नहीं है कि एक विशाल कार्गो विमान को युद्धग्रस्त हवाई क्षेत्र के टॉप पर बिना रोके टोके सवारी मिलेगी। इसलिए पहले तो इनमें से किसी भी उपकरण को युद्ध के मैदान में उतारने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता है, शायद हम जल्दी आने वाले वर्षों में दाहिर इंसात के आविष्कार को एक संशोधित वर्जन देख सकें इसका। मेरा मतलब, मुझे आशा है कि मैं ना देखूं, क्या पता वो मेरे घर और गार्डन में छोड़ दिया जाए। स्मार्ट 155। जी हाँ, एक युद्ध सामग्री जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से कहीं ज्यादा है, वो है स्मार्ट 155, जिसे ऐसे आर्टिलरी के लिए सेंसर फ्यूज युद्ध सामग्री के रूप में जाना जाता है। इस 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड को पहली बार जर्मन कंपनी डील बीजीटी डिफेंस द्वारा 1989 में विकसित किया गया था। फिर 1998 में जर्मन सेना के लिए इसका फुल रेट पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। 47 किलो के इस भारी आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल को पेंजर हाउबिट्स 2000 से फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक स्वचालित जर्मन होवित्जर गन है। जब फायर किया जाता है तो आप सोचते होंगे कि एक स्मार्ट 155 शेल का वजन ही नुकसान पहुंचाने के लिए काफी होगा, लेकिन इस हथियार की असली ताकत इसके वजन से कहीं ज्यादा होती है। बीच उड़ान में शेल के अंदर एक टाइम फ्यूज हथियार में एक इजेक्टर को इग्नाइट किया जाता है जिससे 2 सब म्यूनिशन शेल बाहर आ जाते हैं। एक बार जब वे शेल केसिंग से बाहर आ गए तो वे नीचे की ओर गिरने लगते हैं जिससे वो उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं जिसकी ओर उन्हें फायर किया गया हो, और यहीं से ये स्मार्ट 155 अपने असली करतब दिखाना शुरू करता है। जैसे ही वो सब म्यूनिशन के नीचे आते हैं तो वे एक पैराशूट खोलते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे उतरते समय ये सब म्यूनिशन घूमते हैं और एक इंफ्रारेड सेंसर और एक मिलीमीटर वेव रडार के साथ नीचे के क्षेत्र को स्कैन करते हैं। प्रत्येक सबम्यूशन का अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक्स एक मल्टी मोड सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो उन्हें असली टारगेट का पता लगाने और झूठे खतरों को रिजेक्ट करने की अनुमति देता है। फिर एक बार जब उन्हें अपने नीचे लक्ष्य का पता चल जाता था तो सब म्यूनिशन लक्ष्य के करीब अपने विस्फोटक को पेलोड करके विस्फोटित कर देते हैं। इससे एक हाई वेलोसिटी विस्फोट होता है जो ऊपर से टारगेट व्हीकल पर हमला किया जाता है, जहां उनका कवच आमतौर पर बड़ा कमजोर हो जाता है। यह कहना सही रहेगा कि स्मार्ट 155 निश्चित रूप से अपने नाम पर खरा उतरता है भाई। फेलेंक्स CIWS। दोस्तों, स्मार्ट 155 विकसित होने से 20 साल पहले अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स ने उसे डिजाइन किया था, जो अब दुनिया के अब तक के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में से एक है। फेलेंक्स CIWS $5.6 मिलियन का ऐसा डिफेंस वेपन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल सैन्य जहाजों को विमान, मिसाइल और नौसैन्य खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। इस रक्षा प्रणाली में घूमने वाले बेस पर फिट की गई एक वोल्कन तोप शामिल है। क्या किसी मांडलोरियन फैन को भी ये IG-11 के लंबे समय से खोए हुए भाई जैसा लगता है? खैर, ये रक्षा प्रणाली न सिर्फ डरावनी दिखती है बल्कि ये प्रति मिनट 4500 राउंड तक फायर करने में सक्षम है, और इसे और खतरनाक बनाने के लिए फेलेंक्स CIWS की मजल वेलोसिटी 2500 मील प्रति घंटे के करीब है, जिससे इस हथियार की फायरिंग स्पीड साउंड की स्पीड की 3 गुना ज्यादा होती है। बॉस, अगर मैं ये काफी नहीं पड़ा तो सुनिए, ये वॉल्कन तोप रडार गाइडेड है, जिससे ये बंदूक तीव्र गति से आगे बढ़कर एकदम सटीकता के साथ लक्ष्य को मार गिरा देती है। कुल मिलाकर ये माना जाता है कि फेलेंक्स बंदूक को किसी भी खतरे का पता लगाकर रिएक्ट करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। 2007 तक लगभग 900 फेलेंक्स सिस्टम बनाए गए थे और 22 देशों में इन रक्षा प्रणालियों को अपनी नौसेनाओं में तैनात किया गया। भैया, मुझे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि कौन सा देश अपने वेपन में IG-11 का लेजर गाइडेड डेथ मशीन वर्जन नहीं जाएगा? 3M22 जरकोन। दोस्तों, वो फेलेंक्स CIWS जितना मर्जी बैडस लगे, अगर ये इस अगली मिसाइल के खिलाफ आए तो इसका काम खत्म हो जाएगा। पेश है रूसी नौसेना के लिए 2021 में निर्मित एक एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल 3M22 जरकोन। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, सुनिए। सबसे पहले ये चीजें, जैसा कि आपने अनुमान लगाया, हाइपरसोनिक स्पीड से चलती हैं, मॉक 5 से 10 के बीच या 4000 से 7600 मील प्रति घंटे की स्पीड से। इसकी तुलना में यहाँ की ये HD-1 जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें मॉक 3.5 या 27 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती हैं। तो हाइपरसोनिक लेसन खत्म हो गया। आइए जरकोन पर वापस चलते हैं। ये मिसाइल 6900 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर लेती है, जिससे ये 9 मॉक तक पहुंच जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सुपर स्पीड वाले जरकोन को रोकना और बचाव करना बड़ा कठिन बनाती है। यहाँ तक कि उस IG-11 के लिए भी मिसाइल जिसे हाई वेलोसिटी से यात्रा करनी होती है, उसके कारण जरकोन के आगे बढ़ने पर हवा का दबाव प्लाज्मा बादल बनाता है। ये बादल रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ये मिसाइल दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए सच में इनविजिबल हो जाती है। चौंका देने वाली बात यह है कि आपको शायद ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि मिसाइल सस्ती नहीं है। इसकी जानकारी अभी क्लासिफाइड है,
है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जरकोन की कीमत पर मिसाइल $210 मिलियन तक हो सकती है। इतनी महंगी कीमत पर इस हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी कीमत को उचित ठहराने के लिए स्पीड से बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत होगी और निश्चित रूप से ये इसके लायक भी। जरकोन की रेंज भी लंबी है, 625 मील दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है, यानी ये प्रोजेक्टाइल लगभग सेंट पीटर्सबर्ग से ओस्लो तक पहुंच सकता है और इस ट्रिप में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इतने में भैया जल्दी करो, मुझे मार्स तक पहुंचा जाओ। असली रेलगन। जी हाँ, पता चला कि ये सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जिनकी फास्ट एंड फ्यूरियस वाली रेपुटेशन है, बल्कि रेलगन भी अपनी सुपर स्पीड के लिए जानी जाती है। और गेमिंग दल के पूछने से पहले नहीं, मैं उस हथियार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप GTA 5 में उठा सकते हैं, बल्कि मैं लीनियर मोस्ट डिवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्लेनेट पर किसी भी बाकी हथियार की तुलना में प्रोजेक्टाइल को तेजी से फायर करने में मदद करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करता है। इस मॉन्स्टर में 2 पैरेलल मेटल लगी होती हैं जिनसे एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है। ये करंट एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो मेटल स्लग प्रोजेक्टाइल को सुपर स्पीड रेल के साथ चलाता है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना के एक प्रोटोटाइप रेलगन ने मॉक 6 यानी लगभग 4600 मील प्रति घंटे की गति से एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। ये ध्यान रखते हुए कि विस्फोटक संचालित सैन्य बंदूकें मॉक 5.9 से ज्यादा की मजल वेलोसिटी प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए रेलगन को धरती पर सबसे तेज फायरिंग करने का हथियार माना जाता है। और अगर ये तेज गोलियां काफी नहीं है तो सुनिए, मॉक 6 क्षमताओं वाली रेलगनें भी 110 नॉटिकल माइल्स के करीब प्रोजेक्टाइल दागने में सक्षम मानी जाती है। हाल ही की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि चीन अपनी युद्ध की एक ये फूली हुई फ्लेज इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रक्शन मशीन विकसित करने की प्रक्रिया में। कहा जाता है कि उनके प्रोटोटाइप ने मॉक 7 से भी आगे का एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर दिया जिसकी गति 5500 मील प्रति घंटे करीब थी। इससे दिमाग नहीं हिला तो सुनिए, ये भी कहा गया इस प्रोजेक्टाइल ने 155 मील दूरी के एक लक्ष्य को मार गिराया। फिर भी इस हथियार की क्षमताओं के बावजूद रेलगन भी फ्लॉलेस नहीं है। इसके शक्तिशाली करंट निहायती गर्मी उत्पन्न करते हैं जो रेल और हथियार के बाकी कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाती है, जिससे रेलगन कुछ राउंड के बाद बेकार हो जाती है। इसके अलावा रेलगनों को संचालित करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। 1947 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि इन मॉन्स्टर ने शिकागो के आधे हिस्से को रोशन करने जितनी पावर इस्तेमाल की एक ही गोली चलाने में। आश्चर्य की बात नहीं है कि इतनी ज्यादा बिजली सस्ती नहीं है। अमेरिकी नौसेना के प्रोटोटाइप रेलगन की अनुमति प्राप्त लागत $500 मिलियन है, लेकिन क्या पता हम जल्दी ही रेलगन की इस दुनिया में कोई सफलता देखें। अरे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हथियारों के साथ रहना चाहता हूँ जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा हो, बिल्कुल नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो का इंतजार करें और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।